तो मार्वल का फेज 4 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। काफ़ी सुपर फैंस को फेज 4 काफ़ी अच्छा लगा, पर कुछ सुपर फैंस ऐसे भी थे जिन्हें फेज 4 काफ़ी बकवास लगा। अब शोज़ और मूवीज़ की बात हम किसी और दिन करेंगे, पर आज हम फेज 4 में दिखाए गए वेपन्स की बात कर लेते हैं और आखिर में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वेपन सबसे पावरफुल है। लेकिन हम सिर्फ फेज 4 के वेपन्स को लेने वाले हैं, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन, ओडिन स्पेयर, आयरन मैन के आर्मर्स इस लिस्ट में हमें देखने नहीं मिलेंगे। तो नंबर 10 एबोनी ब्लेड। अब इटर्नल्स में हमने इस ब्लेड AK स्वॉर्ड को देख रखा है और इस स्वॉर्ड में एक कॉन्शियसनेस है, ठीक जैसे थॉर के हैमर में है। अब काफ़ी थियरीज के हिसाब से एबोनी ब्लेड नेक्रो स्वॉर्ड का एक हिस्सा है, लेकिन जब तक ब्लैक नाइट इस स्वॉर्ड को यूज़ नहीं कर लेता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। वैसे एबोनी ब्लेड अपने यूजर को वर्चुअली इमोर्टल बना देती है, साथ में ये ब्लैक नाइट के पावर्स का एक्सेस देती है और इसे फेंकने पर ये वापस यूजर के हाथों में आ जाती है, ठीक थॉर के हैमर की तरह। लेकिन हो सकता है कि MCU वर्जन की स्वॉर्ड को डीपावर कर दिया जाए, इसलिए अभी हम इस स्वॉर्ड के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नंबर 9 वाटर बॉम्ब। अब इस बॉम्ब को हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था। इन बॉम्ब्स को टेलोकेन में बनाया जाता है और नेमोर की आर्मी इस बॉम्ब को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। इनफैक्ट वकांडा की क्वीन भी इसी बॉम्ब की वजह से मारी गई थी। ये बात अलग है कि वाटर बॉम्ब में बस पानी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। नंबर 8 ब्लडस्टोन। अब वेयरवुल्फ सीरीज में हमें पता चला कि मार्वल के पास अपने एक अलग मॉन्स्टरवर्स है और ये ब्लडस्टोन वही से बिलोंग करता है। जिस फैमिली के पास ये है उनका भी नाम ब्लडस्टोन है, पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ब्लडस्टोन का इन्फिनिटी स्टोन से कोई कनेक्शन नहीं है और ब्लडस्टोन एक एंशिएंट स्टोन है जिसे यूज़ करके मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कई सारे मॉन्स्टर्स को टाइम से पहले जगा सकते हैं। और सोच के देखो कि ब्लडस्टोन यूजर अगर एक मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी कर दे तो कितना पावरफुल हो जाएगा। नंबर 7 नेमोर स्पेयर। अब नेमोर का स्पेयर भी वाइब्रेनियम से बना है और ये स्पेयर इतना शार्प है कि नेमोर के लिए वाइब्रेनियम को कट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस स्पेयर में कोई खास एबिलिटी नहीं है। अगर हम इस स्पेयर को एक्वामैन के ट्राइडेंट से कंपेयर करें तो जहाँ ट्राइडेंट एक्वाटिक एनिमल्स को कंट्रोल करने के साथ लाइटनिंग चैनलाइज कर सकता है, वही दूसरी तरफ नेमोर के स्पेयर में ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है। नंबर 6 10 रिंग्स। अब शांग-ची के 10 रिंग्स काफ़ी पावरफुल है। मैंड्रिन ने इसे पहनकर 1000 साल तक रूल किया और कई गवर्नमेंट्स को गिरा के रख दिया। वही शांग-ची एक स्टेप और ऊपर चला गया क्योंकि उसने 10 रिंग्स से ड्वेलर इन द डार्कनेस को मार दिया था और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी फीट है। 10 रिंग्स अपने यूज़र को वर्चुअली इमोर्टल बना देता है, जिसकी वजह से यूज़र बूढ़ा होकर नहीं मरने वाला। लेकिन 10 रिंग्स कब आगे क्या होता है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। नंबर 5 नेक्रो स्वॉर्ड। अब नेक्रो स्वॉर्ड गॉर का वेपन था। दिखने में तो ये सिंपल सी ब्लैक स्वॉर्ड थी, पर ये स्वॉर्ड शैडो डीमंस को बना सकती थी और शैडो रियलम में तो इस स्वॉर्ड की पावर एक अलग ही लेवल की होती है। अब ऐसा हो सकता है कि नेक्रो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन था, बस गॉर इसे फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाया क्योंकि ये एक गॉड किलर वेपन है, लेकिन गॉर ने बस इसका यूज लो टियर गॉड्स को मारने के लिए किया था और इन गॉड्स का जिंदा होना ना होना एक ही बात है। और थॉर 3 बार नेक्रो स्वॉर्ड के सामने आया, लेकिन उसे एक भी बार खरोश तक नहीं आई। वही कॉमिक्स में नेक्रो स्वॉर्ड से सेलेस्टियल तक मर रखे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता हमें नेक्रो स्वॉर्ड फ्यूचर में फिर से देखने मिले। नंबर 4 थंडरबोल्ट। अब जैसे स्टॉर्मब्रेकर एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, ऐसे ही हो सकता है कि थंडरबोल्ट ओलंपस का सबसे ताकतवर हथियार हो, क्योंकि थंडरबोल्ट ज़्यूस का वेपन है। पर मुझे सिर्फ एक बात अजीब लगी थी कि ज़्यूस के अलावा भी इस वेपन को कोई भी यूज़ कर सकता है। थंडरबोल्ट को वैल्करी ने यूज़ किया लाइटनिंग पावर्स के साथ, थॉर ने भी इसका इस्तेमाल करके गॉड से फाइट की और फ्यूचर में ये वेपन हमें फिर से देखने मिलेगा जब पूरा ओलंपस थॉर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ओडिन का स्पेयर गंगनीर ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यूस का थंडरबोल्ट। नंबर 3 म्यूनर। अब काफ़ी सुपर फैंस ये बोल सकते हैं कि म्यूनर से ज़्यादा पावरफुल तो थंडरबोल्ट है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ओडिन के जाने के बाद भी म्यूनर पर वर्दिनेस की एन्चेंटमेंट है, इसलिए आज के टाइम में भी कोई भी एरा गैरा म्यूनर को नहीं उठा सकता और जैसे तैसे करके उठा भी लिया बाय मैजिक या फिर स्पेल तोड़कर, फिर भी थॉर की पावर्स उसे नहीं मिलेगी। मतलब म्यूनर की सिक्योरिटी थंडरबोल्ट से काफ़ी अच्छी है और अब तो म्यूनर के पास कुछ एडिशनल पावर्स भी है, जैसे म्यूनर के टुकड़ों का स्प्लिट हो जाना, और अब तो ये हैमर फिर से थॉर का हो चुका है। पास्ट में थॉर अपने हैमर की मदद से सोकोविया सिटी और फ्रोस्ट जायंट के प्लेनेट को लगभग बर्बाद कर चुका है, पर अब थॉर 5 या एवेंजर्स की अपकमिंग मूवी में ही हमें म्यूनर फिर से देखने मिलेगा। नंबर 2 स्टॉर्मब्रेकर। अब स्टॉर्मब्रेकर और म्यूनर दोनों एक ही मेटल से बने हैं जिसका नाम है उरू मेटल, पर स्टॉर्मब्रेकर एक सुपीरियर वेपन है। इसे एक्स से थॉर ने थैनोस का सिर अलग कर दिया था और इसे उठाने के लिए वर्दी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है और बाइफ्रोस्ट के जरिए एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टेक्निकली स्टॉर्मब्रेकर एक प्लैनेटरी लेवल का वेपन है।
लेकिन नंबर 1 पे जो है वो यूनिवर्सल लेवल का है और काफ़ी हद तक मल्टीवर्सल लेवल का भी हम बोले तो ये बात गलत नहीं होगी। और ये वेपन है डार्क होल्ड। अब स्कारलेट विच ने डार्क होल्ड तो डिस्ट्रॉय कर दी है, पर उसने डार्क होल्ड अब पढ़ रखी है और रियलिटी मैनिपुलेशन से वो डार्क होल्ड को फिर से बनवा सकती है। लेकिन डार्क होल्ड ने वंडा को स्कारलेट विच बना दिया और डार्क होल्ड यूजर एक एंटायर यूनिवर्स को खत्म कर सकता है इनकर्जन करवा के। बस डार्क होल्ड का एक ही ड्रॉबैक है कि इसे यूज करने पर यूजर करप्ट हो जाता है और नॉर्मल इंसान जब तक कोई मैजिक नहीं सीख लेता तब तक वो डार्क होल्ड को यूज नहीं कर सकता। लेकिन फेज 4 में तो डार्क होल्ड ही सबसे पावरफुल वेपन हमें देखने मिला और यही वो टॉप 10 फेज 4 के मोस्ट पावरफुल वेपन थे। लेकिन अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई वेपन छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।